पत्रकार बंधु जी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा लगभग 31 छोटे, मध्यम और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने मिलकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 दलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अध्यक्ष उपस्थित है। बाकी लोग प्री एंगेजमेंट की वजह से अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों में बिजी है, मगर वो भी आने वाले समय में अपने अपने लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर घोषित कर देंगे कि हम इसका घटक है। तो ये लगभग 31 पार्टियां हैं और ऐसी संभावना है, इनकार नहीं कर सकते कि और भी कुछ दल, क्योंकि 31 पार्टी के लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया, उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए और लोगों को आने के लिए या लाने के लिए, क्योंकि हम अपने तरफ से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे जो छोटे मध्यम ऐसे दल है वो अब भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजा खुला है। तो ये और भी दल उसमें आ सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है हमारा। उसका बड़ा स्टेप है महागठबंधन बनाने का। तो महागठबंधन किसी बड़ी पार्टी के साथ ही हो सकता है। अब बीजेपी के विरोध में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। इसे हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं रखना चाहते, ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, ऐसे दलों से हम लोग संपर्क नहीं करेंगे। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में, और पत्रकार बंधुओं को हमसे ज्यादा जानकारी है कि कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष लोग है बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके साथ हम संपर्क नहीं करेंगे। बाकी लोगों के साथ महागठबंधन बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि लगभग 40% वोट पिछले विधानसभा में बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिला। तो इसलिए 22.5% वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा और 22% के आसपास समाजवादी पार्टी को पड़ा था। इस हिसाब से देखा जाए दो पार्टियों को कैलकुलेट करके, तो वो बीजेपी गठबंधन से ज्यादा होता है, मगर वो अलग लग रहे। तो हमारी ऐसी मान्यता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में परास्त करने के लिए महागठबंधन बनाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। जो दल ऐसा कह रहे हैं कि हम अकेले ही बीजेपी को परास्त कर लेंगे, तो चुनाव के रिजल्ट के दिन उनको पश्चाताप करने का प्रसंग आ सकता है। तो वो सतर्क हो जाए अभी से, नहीं तो फिर पश्चाताप करने का प्रसंग आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो महागठबंधन बनाने की, और महागठबंधन के दिशा में ये पहला स्टेप है। तो महागठबंधन जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनाया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का तो नेशनल लेवल पर भी इसके पहले बनाया गया था, यूपी में भी बनाया जाएगा। तो
इस संबंध में समाजवादी पार्टी से वार्ता चल रही है और इस संबंध में कांग्रेस से भी वार्ता चल रही है। लोकतंत्र में संवाद होते रहता है या होते रहना चाहिए। कोई संवाद निर्णायक रूप से सफल हो जाता है, कोई संवाद सफल नहीं होता है। ये तो संभावनाओं का राजनीति खेल है। इसलिए मगर हमारा ऐसा मानना है कि मजबूत पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस खत्म हो गई है ये कहना उचित नहीं है। अभी भी वो राष्ट्रीय पार्टी है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में हो, मगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी भारत के हर गांव की पार्टी नहीं है। कांग्रेस अभी भी हर गांव की पार्टी है। एक न दो चार कार्यकर्ता उनके हर गांव में लगभग आज भी है। तो इसलिए मगर इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो खास बात मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, कोई भी महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस के साथ वार्ता और संवाद करने के लिए भी तैयार नहीं। तो कांग्रेस को एक तरफ से राजनीतिक अछूतपन का शिकार बनाया गया है या राजनीतिक अछूत के तौर पर उनके साथ व्यवहार हो रहा है। हमारे देश में आप लोगों को मालूम है धार्मिक रूप से भी अछूत लोग रहते हैं जिनको संविधान शेड्यूल कास्ट कहता है। तो शायद कांग्रेस को पहली बार अछूतपन क्या होता है उसका एहसास उत्तर प्रदेश में हो रहा होगा। अच्छी बात है। इससे एक फायदा हम लोगों को हो सकता है कि अछूत अछूत भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है और उससे गठबंधन बनाया जा सकता है। मैं कोई कांग्रेस को बुरा कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं विश्लेषण की बात कह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषण। तो ये भी हो सकता है और इससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने का मौका मिलेगा। यदि बंगाल की तरह कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार गई तो जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के घटक दल है वो कांग्रेस को छोड़कर के कोई नया मतलब मोर्चा बना सकते हैं, ऐसी संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये परिस्थितियां इसलिए आप लोगों के सामने रखी कि संभावनाएं अभी भी है कि महागठबंधन बन जाए और महागठबंधन बनते ही दूसरे दिन से बीजेपी का पराजय यूपी में शुरू हो जाएगा। ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी हम लोग सोच रहे हैं, एक सोचने के ही स्तर पर है, मगर पहला स्टेप सफल है ऐसा माना जा सकता है। महागठबंधन बनाने के बाद में आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने? 403 पर। अभी ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है ये ही 403 पर लड़ेगा, मगर महागठबंधन आता है तो हम अपनी थोड़ी थोड़ी सीटें कम कर लेंगे। 403 सीटों में महिलाओं को कितनी सीटें आपने प्रियंका जी कहती है 40% के देंगे, हम कहेंगे ना, मगर प्रियंका जी का रेफरेंस देके हम आगे कहेंगे। 33% का तो पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग है ही है, तो वो पास तो हुआ नहीं है, मगर सक्षम महिलाएं जो ऐसे कंटेस्टिंग परिस्थिति में हो उनको हम टिकट देंगे और उनको पूरा गठबंधन का सपोर्ट भी खड़ा कर, राजनीतिक भी और आर्थिक भी। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? ये यहाँ एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं। तो ये आपको दिए गए हैं, इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कई मुद्दे बताए गए हैं, क्योंकि केवल एक मुद्दा लेकर के तो नहीं चला जा सकता, मगर एक मुद्दा है, वो मुद्दा राजनीतिक है। बीजेपी को किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने नहीं देना है, ये सेमीफाइनल है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हरवा दिया जाए तो 2024 में वो किसी स्थिति में चुनाव नहीं जीत सकते।
और किसी का सवाल? हाँ, और भी कोई सवाल हो सकता है? बीजेपी के विरोध वाले सवाल हो तो आप पूछिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हाँ, आज जो है जैसे पुलिस है, आपका जहाँ राजस्व विभाग है, इन विभागों ने पूरा जो है लूट मचा रखा है, इसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार बड़ी बड़ी कंपनियां बेचने का काम कर रही है, आप छोटी छोटी लूट की बात कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन में दादा भाई नौरोजी ने लूट का सिद्धांत बताया था कि अंग्रेज यहाँ से लूटते हैं और इंग्लैंड की इकोनॉमी मजबूत करते हैं, यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते हैं, वहाँ पक्का माल बनाते हैं और भारत में लाकर बड़े दामों में बेचते हैं। ये लूट का एक सिद्धांत बताया था। मगर अब अंग्रेज तो है नहीं लूटने के लिए, अभी लूटने के नए तरीके बने हुए हैं और लूटकर जिनको फायदा पहुंचाया जाता है वो लोग चुनाव में इन लोगों को चंदा देते हैं। जैसे कि एक चीज और तो बड़े लुटारू वालों के बारे में आप सोच नहीं रहे। प्रशासन में जो लूटने वाले लोग हैं, इसके बारे में एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि प्रशासन के अंदर जो अधिकारी लूट करते हैं, राजनीतिक नेता के संरक्षण और समर्थन के बगैर ये कभी भी नहीं संभव होता है। केवल प्रशासनिक अधिकारी ही भ्रष्टाचार करते हैं, ये मानना मैं सही नहीं मानता। आजकल जैसे कि न्यायालय में बाहर मतलब यहाँ जो लूट हो रही, इससे कहीं ज्यादा वहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ लूट हो रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देश में जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। देश में जुडिशरी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो मुख्यतः संवैधानिक न्यायालय है, ये रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी भारत में नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी ना होने से दूसरा अर्थ निकलता है एकाधिकारवाद। और तो जहां एकाधिकार होता है, पावर का कंसंट्रेशन होता है, वहां भ्रष्टाचार होता है। पावर करप्ट, अंग्रेजी में एक अंग्रेज लोगों ने लिखा है, पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। पावर करप्ट यानी सत्ता भ्रष्ट होती है, अनियंत्रित सत्ता अनियंत्रित भ्रष्ट होती है। तो ये सत्ता का चरित्र है। आजकल जैसे यूजीसी मैंने छेड़ा तो यूजीसी में ये ज्यादातर देखा गया है कि आए दिन अब जो है हड़तालें खूब होती है और क्या है कि पब्लिक उससे इतना परेशान है कि कुछ कहने लायक नहीं। जब देखिए डेली लेके जो है कुर्सी बैठ जाते हैं और हड़ताल हड़ताल हड़ताल, काम कम है और जो है हड़ताल इसलिए हो रही है कि टैक्सेशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर रिड्यूस हो गए। लिबरलाइजेशन, ये जो अभी पॉलिसी चल रही ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें एक पॉलिसी है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारवाद। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को पहले विदेश से सामान लाया जाता था, 300 टाइम टैक्स होता था, 300 टाइम्स। अभी वो टैक्स 100 टाइम भी नहीं है, 50% भी नहीं है, 10-20% है। तो पैसा सरकार का इनकम घट गया। जब सरकार का इनकम घट जाएगा तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। घटेगी तो फिर मोर्चा और आंदोलन और ये और वो तो फिर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इतना ही नहीं हुआ, आज नेशनल इशू बना हुआ है, पेंशन सरकार ने बंद कर दी। पेंशन नेशनल इशू है और कोई नेशनल लेवल की पार्टी ने अपने एजेंडे में इसे नहीं रखा है। एक चीज और सर, जैसे कि जो है नशा, शराब है या जितने जो है आपके नशे के सामान है, या आपका जो आप आम पब्लिक में आजकल जैसे कि सट्टा बंद, वो लाठी बंद हो गया, जुआ बंद हो गया, आजकल जो है MCX आ गया, सट्टा बाजारी आ गया, इंटरडे मार्केट आ गया, इससे बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे 4 पहिया गाड़ी आदमी लेता आप है, भाषण करना चाहते हैं या हमें पत्रकार के तौर पर पूछना चाहते हैं, ये बताएं। मैं उसी को पूछ रहा हूँ सर। हाँ, सवाल पूछिए, जवाब हम देंगे। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बात, नशा कई प्रकार का है। तो सरकार की एक समस्या, डेवलपमेंट की जो योजनाएं अमल में लाई जाती है, उस डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू चाहिए सरकार के पास में। तो
अगर सरकार के पास रेवेन्यू होगा और रेवेन्यू के सोर्सेज होंगे तो डेवलपमेंट को खर्चा करने के लिए पैसा मिलेगा। तो कई ऐसे सोर्स है जो सरकार को बड़े पैमाने पर सोर्स दे सकते हैं, जैसे विदेशी शराब है। अब ये विदेशी शराब जो है, हमारा जो पिछड़ा वर्ग है ये विदेशी शराब का नाम सुनता है, पीता नहीं है या पी नहीं सकता, तो उसकी इतनी महंगाई होती है, पी नहीं सकता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो है ये ज्यादा पैसे वालों से टैक्स वसूल करने के लिए रहना चाहिए, मेरा सोच है। ये गठबंधन वालों का कुछ और सोच हो सकता है, मगर मैं एक कारण बता रहा हूं कि सरकार चलाने के लिए सरकार का राजस्व जो है, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए तो डेवलपमेंट होगा। ये सर एक चीज और जो है, जैसे नहीं, अभी आपके बहुत सवाल है, अभी दूसरे लोगों को मौका दिया जाए। आप बोलिए सर। ये आप भी जानते हैं कि जो गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में है। ये आप भी मानते हैं बीजेपी गठबंधन है और मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उनसे सामना करने के लिए एक टफ कंपटीशन होगा आपके लिए, तो उससे सामना करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी तैयार की आपने? क्योंकि सभी पार्टियां उनको हराने के लिए और अपने हर तरह के एजेंडे और तरह के वो कर रहे हैं, किस तरह के आपकी अपने होंगे दूसरों से अलग होंगे? देखो, ये महागठबंधन जो है ये स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है। जब 19% मुस्लिम है, आपको एक लॉजिक समझाता है, उनको लगता है कि हमें बीजेपी को परास्त करना है, तो वो महागठबंधन बनेगा तो उनको लगेगा कि महागठबंधन इनको परास्त कर सकता है, और जो परास्त करने लायक होगा मुस्लिम लोग जो है उनको पूरी तरह से साथ सहयोग करेंगे। मौलाना बराबर, क्योंकि मैं अंदर की बात नहीं जानता हूं, मौलाना अंदर की जानते तो बता रहे। हाँ, इसका मतलब महागठबंधन एक स्ट्रेटेजी ही है, एक स्ट्रेटेजी है, और 19% वोट जो है वो एकदम सिचुएशन सारा का सारा उल्टा पुल्टा कर सकता है। वैसे तो 2%, जैसे एक विधानसभा में 4 लाख वोटर है, 2% के 8,000 होते हैं, तो 1000 से हार जाएगा, 2000 से हार जाएगा, 3000 से हार जाएगा, 4000 से हार जाएगा, 8 यानी 2% से भी उत्तर प्रदेश में सरकार इधर की या उधर की हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है 2% भी। 19% तो बहुत ज्यादा बात है। सर, अभी एक अछूत शब्द का प्रयोग किया सर आपने, आप भी मानते हैं कि एससी अछूत है? आपने कहा अछूत है होंगे, तो आपको लगता है कि एससी अछूत है? आपका सवाल अज्ञान से भरा हुआ है। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने गलत कहा, लेकिन आपने ही बोला तो मैंने बोला। नहीं, आपका सवाल अज्ञानता पर खड़ा कैसा है वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2000 साल से जिन लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है उन लोगों को अछूत कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से उनको अछूत बनाया गया है, और ये आधार बनाकर एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया है, वो अभी भी है, और अभी भी केंद्र सरकार उसको मजबूत बनाने के बारे में विचार करती रहती है। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता के आधार पर गांव में आज भी एट्रोसिटी बड़े पैमाने पर होती है। तो ये रियलिटी जो है, ये रियलिटी है, अस्पृश्यता के आधार पर एट्रोसिटी होती है। तो एट्रोसिटी होती है, इसका मतलब है कि ये है। वामन जी कोई कुछ भी कहे, मैं तो सिर्फ वामन जी के मुंह से आपकी ओपिनियन चाहता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, एससी अछूत है? हाँ, आप मानते हैं एससी अछूत? हाँ, अछूत है। अच्छा, क्या इस समय जो जाति और धर्म पर हो रही है, हर पार्टी एक अलग एक जाति और धर्म विशेष की बात है, वहाँ पर आपकी पार्टी किस तरह से होगा? सबको साथ लेके चलने की, या फिर आपका भी कोई एक विशेष वर्ग है जिसे लेके आप चुनाव? नहीं, हम मजलूमों को या उन लोगों के साथ जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, हम उन लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम नौटंकी नहीं करना चाहते हैं, सबको साथ लेने की और सबका विकास करने की। जिनका विकास हो गया उनका भी विकास करने का, जिनका विकास नहीं हुआ उनका भी विकास करने का। तो ये नौटंकी हम नहीं करना चाहते। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अभी जब बात उसकी हो रही थी कि आपका एजेंडा क्या है, आपके उसमें आपने क्या, आपने एक बात कही
ठीक है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे लिए प्रतिद्वंदी बीजेपी को हराना है। क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है? और जो मुद्दे आपने इसमें मेंशन किए हैं प्रेस नोट में, हाँ। इससे मतलब कोई वो नहीं है, आपने कहा सिर्फ बीजेपी इसीलिए लिख कर दिया हुआ है। तभी तो मैंने कहा, मैंने पढ़ा इसीलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 4-5 घंटे नहीं चलाई जाएगी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 10-15 मिनट चलाई जाएगी। तो 10-15 मिनट में मुख्य बात बताऊंगा ना। तो हमारी मुख्य बात जो है वो बीजेपी को परास्त करना है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी को परास्त करने का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एजेंडे को परास्त करना है। तो उनके जो मुद्दे हैं उनको परास्त करना, फिर उसके विकल्प में हमारे मुद्दे लिख कर दिए। वो मुद्दे आपने लिखे इसीलिए मैंने कहा चलिए वो तो एक अलग बात हो गई कि आपको बीजेपी को परास्त करना है, लेकिन जो मुद्दे हैं सभी पार्टियां यही लेके आती है। तो मैं फिर वही एक बात रिपीट करूंगा। हाँ नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है, मगर आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। उसको आप, हाँ ठीक है, आपने ये कहा कि हाँ जितनी चीजें आपने इसमें मेंशन की उसके लिए कोई आपने एक सॉलिड स्ट्रेटेजी नहीं बताई कि हाँ किस तरह से करेंगे आप। वही बात, हमारे लिए जो वही बात मैं बता, वो बीजेपी को, वही बात मैं बताने वाला हूँ आपको, वही बात बता रहा हूँ। वो क्या है, वो बहुत अहम बात है। देखो, जो लोग इस देश में मजलूमों के विरोध में, जिस देश में हजारों सालों से जो लोग हैं, उनकी पार्टियां है और वो काबिज है। दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है कि मजलूमों को, 18 साल के मजलूमों को वोट का अधिकार मिला तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो जो जालिम है वो क्या करता है, वो मजलूमों की भाषा में बोलता है, करता नहीं है, अमल नहीं करता है। हम मजलूम ही है। हम लोग जो है ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, परिवर्तन शब्द तो आज तक किसी गठबंधन ने नहीं लगाया। परिवर्तन शब्द से भी उन लोगों को एलर्जी है। नहीं, सुनिए सुन लीजिए। आप देखो, आपके सवाल ही होंगे ना। मान लो कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है तो उसका 1.5 लाइन का या 2 लाइन का सवाल होता है, जवाब तो हमको देना होगा ना। नहीं, आपने जवाब दिया सर, मैं उसी की बात नहीं तो पूरा सुन लीजिए, पेशेंस रख लीजिए, पूरा सुन भी लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टियां मजलूमों की है, वो जालिमों की पार्टियां है, मगर उनकी संख्या कम है। उनके वोटों के आधार पर वो अपना बहुमत हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उनको झूठे वादे, झूठे आश्वासन देने पड़ते हैं। इसलिए हमने एक रास्ता निकाला कि हम जो वादा करेंगे वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे और उसमें ये लिखेंगे कि जनता चाहे तो हाई कोर्ट में इसके विरोध में, हमारे विरोध में, कि ये मुद्दा आपने वादा किया और लागू नहीं किया, कोर्ट में हमारे खिलाफ में जा सकती है। हम स्टैम्प पेपर पर लिख के देंगे और जितना करने लायक रहेंगे उतना लिखेंगे और जितना करने लायक नहीं रहेंगे वो नहीं लिखेंगे। जितना आपने इसमें उत्तर प्रदेश में किया वो सब लिखित होगा। हाँ, स्टैम्प पेपर। आप बोलो ना कोई स्टडी हो नहीं है तो स्टैम्प पेपर में। 100 रुपए के स्टैम्प। उत्तर प्रदेश में जो सी वोटर का मामला है, जो बता रहा है बीजेपी को बढ़त दिखाया गया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देशमुख जी हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनको कुछ दिन पहले रंगे हाथ पकड़ा गया था। तो वो टेबल पर ही आंकड़े तैयार करते हैं, टेबल पर ही इधर उधर आंकड़े करते रहते हैं। उन्होंने कई महीनों से मैं देख रहा हूं, उनका 41% पकड़ के रखा हुआ है बीजेपी का, दूसरे का घट रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उनका वैसे के वैसे ही है। बीजेपी का कोई आंकड़ा, वो बीजेपी का जो आंकड़ा है वो घट नहीं रहा है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि सर वो स्थिति में, क्योंकि त्रिपुरा में अभी भी वो 88 पॉइंट समथिंग उन्होंने एक जीत किया है, 329 सीटें वहां पर, तो मजबूती स्थिति में लग रहे हैं। आज से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा मामला कहाँ चलाया गया? सर त्रिपुरा में चलाया गया, उसके शायद आप महाराष्ट्र में भूल रहे हैं सर। अरे मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, अभी आया। आप इस पर आएंगे तो फिर सर महाराष्ट्र में भी दंगे हुए। नहीं, आप जो आप नहीं हो देते एक क्या है कि देखो, पत्रकार को जो है ना बहसबाजी नहीं पढ़ना चाहिए, उसको सवाल पूछना चाहिए। काम का आप ये कह रहे हैं, देखो आप ये कह रहे हैं कि त्रिपुरा में ऐसा हुआ, तो मैं महाराष्ट्र का क्यों बोलूंगा भाई?
आप कुछ संदर्भ समझ के बात करिए ना, आप पत्रकार है। बीजेपी की बात की तो मैंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 15 या 1 महीना पहले त्रिपुरा में ही तो सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान का मामला चलाया और उसके बाद इमीडिएट चुनाव हुआ। लोगों को सोचने का मौका है, वो तो हिंदू मुसलमान के आधार पर ठप्पा लगा रहे हैं। आपको लगता नहीं? अब जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर ठप्पा लगाया उनके पिछवाड़े में लात पड़ेगी, आप देख लेना 6 महीने में उन्हीं लोगों के पिछवाड़े में लात पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आसाम में, अभी आसाम में उनकी सरकार बनी तो उन्हीं लोगों ने उनको नागरिकता की लिस्ट से निकाल दिया, पिछवाड़े में लात मारा। मैं वहां गया आसाम में, पूछा उनको कि ये जब बांग्लादेशी लोगों को खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था तब आप क्या कर रहे थे? कहा कि हम भी आंदोलन में शामिल थे। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहा कि हमारा ही नंबर लगा दिया, हमने बीजेपी के आंदोलन में खदेड़ने में साथ दिया, अभी हमारे नंबर लगा दिया। 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से निकाल दिया। हाँ, उनकी केस वो मेरे पास आए, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला त्रिपुरा के साथ साथ यूपी में भी किया जा रहा है। वही कहना है तो मेरा कहना है यूपी में क्यों किया जा रहा है, उनको बताने के लिए कुछ है कि हमने ये तीर मारा, ये तीर मारा, ये तीर मारा, कुछ बताने के लिए है? 4.5 साल में कुछ भी नहीं है। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर रहे हैं। सर, अब एक सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। अब चले, पहली बात तो ये है कि आपका 31 दल जो है मिल के जो है आपका ये मोर्चा बना है, इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है? ये महिलाओं की कितनी भागीदारी, कितनी महिलाएं एक भी दल महिला का हमारे इस दल में नहीं है। कोई भी महिला का कोई पार्टी ही नहीं हमारे से संपर्क किया। एक रियलिटी जो बता रहा है। पत्रकार आएंगे तो अपने अपने सवाल करेंगे। तो हमने कब मना किया? नहीं, आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत सवाल हुआ होगा। नहीं, अब रियलिटी बता रहे हैं। हमारे पास कोई महिला का पार्टी नहीं आई जिसको हम सहभागी कर सके, मगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है। हाँ जी, महिलाओं को चुनाव में प्रतिनिधित्व देने की बात तो है। जैसे महिलाएं आती हैं आप शामिल करेंगे। हाँ, उसकी मीटिंगें हो रही, उसके कार्यक्रम हो रहे, अलग से कार्यक्रम हो रहे। महिलाओं को मोबिलाइज किया जा रहा है अलग से। महिलाओं की भागीदारी रहेगी। मैडम निशा मिश्रा है, ये 80 लोकसभा में अभी उत्तर प्रदेश में घूमकर आई और महिलाओं के अंदर ही, तो महिलाओं को मोबिलाइज करने का कार्यक्रम चल रहा है और मोबिलाइजेशन के पीछे रिप्रेजेंटेशन देने का मुद्दा है। आप मैडम, आप कुछ पूछ रही थी? नहीं, जिनको पूछना पूछिए। और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हाँ, अब सवाल का जवाब देंगे, फिर बाद में ये नहीं बोला जाना चाहिए भाई ये सवाल रह गया था, इसका जवाब नहीं दिया गया। हो गया। हाँ मेश्राम जी, हाँ जी, एक प्रश्न और। हाँ मैं जो देख रहा हूँ पिछले 2-3 चुनाव से लगातार हाँ धर्मवाद का मुद्दा और उससे बड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा जिसका इस्तेमाल करती है सत्ताधारी दल, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखो, 2 प्रकार के राष्ट्रवादी भारत में निवास करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी बात कहने के लिए कोई आधार तो बताऊं आपको, बगैर आधार के ही फेंक दूं नरेंद्र मोदी के जैसा? मैं फेंकना नहीं चाहता, मैं अपनी बात ठोस आधार पर कहना चाहता। इस देश में 2 प्रकार के नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। एक प्रोपेगेंडिस्ट नेशनलिस्ट लोग हैं जो डेली राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं। है नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो प्रचारवादी है, राष्ट्रवाद का प्रचार करते रहते हैं। दूसरे लोग हैं स्वाभाविक राष्ट्रवादी, यानी उनको राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्र के विरोध में उनके मन और मस्तिष्क में कभी विचार आता ही नहीं है। ऐसे स्वाभाविक राष्ट्रवादी वो कभी प्रचार का सहारा भी नहीं लेते। बगैर प्रचार के इस देश की बहुसंख्य प्रजा जो है वो राष्ट्रवादी बनी है, और जब बॉर्डर पर लड़ने का समय आता है तो जो प्रोपेगेंडिस्ट लोग है ना, ये वहां नहीं रहते हैं,
जो स्वाभाविक राष्ट्रवादी लोग हैं, वहां शहीद होने वाले लोगों की संख्या वहां से आती है। मेरा प्रश्न यही था कि उनका आप राजनीति में कैसे मुकाबला करोगे? आपने तो केवल परिभाषा बता दी दोनों लोग। हाँ, राजनीति में इसका मुकाबला देखो, एग्जाम्पल के साथ बताते। जब मंडल कमीशन का मामला खड़ा किया गया था, तो ये सामाजिक शक्तियों का उभार था। उसको काउंटर करने के लिए राम जन्मभूमि का मामला उठाया गया था। अडवाणी जी ने अपने किताब में ये लिखा भी है कि हमने ये इसलिए उठाया। मैं अडवाणी जी को ईमानदार मानता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो सामाजिक उभार बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का हो रहा था, उसको काउंटर करने के लिए हमने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। बस सिंपल बात, जो बात आप पूछ रहे हैं। तो सामाजिक उभार जो है, इनका ये जो धार्मिक मुद्दा है, इसकी हवा निकालने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई मुद्दा है तो जो वंचित लोगों का गठबंधन बनाया जाना चाहिए। हिस्टोरिकल उदाहरण, काशीराम जी और मुलायम सिंह जी इकट्ठा आ गए। इकट्ठा आने के बाद नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। और वो अयोध्या में उड़ गया था, बाकी जगह तो छोड़ो, अयोध्या में उड़ गया था। अब तो मिल गया होगा आपको जवाब। इससे बड़ा क्या जवाब हो सकता है? अच्छा पटेल जी बताइए, जैसे कि छोटी छोटी पार्टियां जो है इस चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव में आके अपना अपना पेश करेंगी, आप लोगों को क्या एजेंडा जो है, जैसे एजेंडा जो हर पार्टी इसी एजेंडे को लेके आती है, आप इसमें कैसे अपने आप को जो है? पहला एजेंडा हमारा ये है कि योगी जी उत्तरांचल के हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग नालायक है, एक भी आदमी लायक नहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए। कि मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरे प्रदेश से आदमी आयात किया जाता है। 23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के नालायक है, सारे के सारे। एक भी आदमी लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सके। इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? कोई तो पटेल जी देखिए हम ये कह रहे हैं, अरे बोलने दीजिए। अब मेश्राम को पटेल बना रहे तो हम छोटा थोड़ी हो रहे, बड़े हो रहे। आप समझते नहीं, समाज शास्त्र हमसे ज्यादा नहीं कोई करता है। मेश्राम जी पटेल जी से छोटा होता है, पटेल जी बड़ा होता है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा प्रशांत जी की बात है, तो चलता रहता है। हाँ, ये कह रहे थे कि छोटी छोटी पार्टियां आ रही है विधानसभा चुनाव में अपने आप को स्थापित करने के लिए, स्थापित कैसे करें? गठबंधन के बगैर स्थापित नहीं हो सकती। 32 दल तो गठबंधन हो गया है, हाँ। आगे भी आपकी कोशिश। अकेले चुनाव लड़ने से वो अपना रिजल्ट निकालना वाला मुद्दा जो होता है, चुनाव में बहुत कॉन्टेस्ट होता है। देखो, केंद्र सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार भी बीजेपी की है, और काला धन भी उनके सपोर्टर लोगों का है। सबसे ज्यादा काला धन जो है आज की तारीख में बीजेपी के पास है। आप यहाँ तो लिख रही है, मैं अखबार में लिखवा दीजिए। अखबार में लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखबार मेरा अपना खुद का ही है। हाँ, फिर ठीक है। ब्रोकर तो है नहीं। हाँ बराबर, फिर ठीक है, ठीक है। नहीं आप समझ आएगा, आप लिख लेंगे। और अगर कोई सवाल नहीं है तो इसे हम समाप्त कर दे। वैसे भी आप थक गए। नहीं, हम थकते ही नहीं है। नहीं, सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं तो आखिरी तक जवाब देंगे। भैया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमें क्या कहना है भाई, सुलेमान साहब आप दूसरी साथियों, ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया, तो उसके सवालों के जवाब तो मेश्राम साहब ने दिए। यह मोर्चा इसलिए बनाया गया कि जब इस देश में 10% वाले लोग यूपीए गठबंधन बना के शासन सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं और एनडीए बनाकर के शासन सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को भी एक गठबंधन बना के उनका मुकाबला करना चाहिए।
क्योंकि हमारा 90% वोट है। भारतीय संविधान में वन वैल्यू वन वोट का सिद्धांत प्रतिपादित है। तो जब हम बहुजनों का 90% वोट है तो एमएलए एमपी तो 90% वालों के बनने चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे वोट का बिखराव होता है, 90% में से जो हजारों पार्टियां बनी हैं, उन पार्टियों को संगठित करके, वोट को संगठित करके हम सरकार बना सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमको शासन सत्ता पे काबिज होना है। काबिज क्यों होना है? क्योंकि जब तक शासन सत्ता पे काबिज नहीं होंगे तब तक हम जिन लोगों की नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं उनको हक अधिकार नहीं दिला सकते। क्योंकि सारी योजनाएं, नियम, कानून, कायदे तो लोकसभा और विधानसभाओं में बनते हैं। वहां पहुंचना जरूरी है और उस पहुंचने के लिए जब हम सारे लोग संगठित हो जाएंगे तो हमारे वोट का बिखराव रुक जाएगा और बिखराव रुकने के बाद में सरकार बनेगी। क्योंकि 75 वर्ष की आजादी में इन SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से इनकी शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उस स्थिति को सुधारने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए ही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया है और इसके माध्यम से ही एक महागठबंधन बनाने का प्रयास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के मुकाबले सिर्फ दूसरा एक विकल्प का महागठबंधन का प्रत्याशी हो। लड़ाई आमने सामने की होनी चाहिए ताकि इनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। तो इसके लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया है। उसमें भाई बामन मेश्राम जी को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को विधिवत चलाने के लिए एक कोर कमेटी 5 सदस्यीय बनाई गई है। उस कोर कमेटी में भाई श्रीकांत साहू जी हैं, ये राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के संयोजक हैं। भाई प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, ये उस कोर कमेटी में सदस्य हैं। भाई डॉक्टर अनिल कुमार माने जी हैं, ये बहुजन मुक्ति पार्टी BMP की तरफ से है, तो ये भी उस कोर कमेटी में सदस्य है। और भाई हमको उस कमेटी में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसको एक विधिवत तरीके से चलाने के लिए एक ये व्यवस्था बनाई गई है। और जैसा मेश्राम साहब ने कहा है कि भाई हमारे दरवाजे समान विचारधारा वाले लोगों के लिए खुले हुए हैं, तो वो कभी भी आ सकते हैं। हम भी उनसे प्रयास करेंगे और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को एक बड़े स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे।